हमें अभी इसी समय यहाँ से चलना होगा। क्यों आचार्य? आचार्य, हमारा पल्ला भारी है और देखिए इस छावनी को हम सरलता से जीत सकते हैं। आचार्य, धनानंद स्वयं चलकर आ रहा, हम उसका अभी अंत कर सकते हैं और मगध सूर्यास्त तक हमारे अधीन होगा। आचार्य गुप्त, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर बाद में दूंगा। चलो। परंतु नौकाओं की ओर चलो, चलो चलो, वापस चलो। सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की। बधाई हो सम्राट, हमने शत्रु को भगा दिया। आपकी उपस्थिति ने ही उनका मनोबल क्षीण कर दिया। शत्रु भयभीत होकर भाग गया। मैं इस विजय को नहीं मानता। मैं अपने शत्रु को भली भांति जानता हूं। वो अपने अंतिम श्वास तक लड़ने वालों में से है, युद्ध भूमि से भाग जाने वालों में से नहीं। मेरे लिए ये अध्याय अभी समाप्त नहीं हुआ है। लीजिए आचार्य, सभी यहाँ उपस्थित हैं। अब उत्तर दीजिए। आचार्य, जब लक्ष्य हमारी मुट्ठी में था तब आपने हमें युद्ध भूमि से लौटने के लिए क्यों कहा? आचार्य, धनानंद मेरे समक्ष था, मैं उसका अंत कर सकता था। आचार्य चंद्रगुप्त, कभी कभी एक बड़ा युद्ध जीतने के लिए छोटा युद्ध हारना भी पड़ता है। अर्थात ये कि क्या तुम्हें स्मरण है, सिकंदर जैसे महान और शक्तिशाली शासक ने भी झेलम के समक्ष अपने घुटने टेक दिए थे। स्मरण है मुझे आचार्य। आपने मुझे बताया था कि झेलम पर महाराज पुरु और सिकंदर के मध्य जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना ने झेलम पार करने से मना किया था, विरोध किया था। किंतु उससे इसका क्या लेना देना आचार्य? लेना देना है चंद्रगुप्त। मुझे प्रसन्नता है कि तुम्हें अपने इतिहास का ज्ञान है, परंतु सिकंदर की उस महान विशाल शक्तिशाली सेना ने झेलम पार करने से मना क्यों किया था? क्या इसका कारण जानते हो? उत्तर नहीं जानते ना? उत्तर जानने के लिए इस मानचित्र को ध्यान से देखना होगा। यहां ठीक बीच में है मगध राज्य और इसकी 3 दिशाओं में ये 3 नदियां हैं जो इसे ये सुरक्षा चक्र प्रदान करती हैं। उत्तर में गंगा, पूर्व में चंपा, पश्चिम में सूर्या नदी और यहां दक्षिण में इन पत्थरों द्वारा संरक्षण प्राप्त करता है मगध। एक बार को तुम मगध की उस शक्तिशाली सेना को भूल भी जाओ तो भी इन 3 नदियों द्वारा दिए गए सुरक्षा चक्र के कारण मगध की वही शक्तिशाली सेना किसी भी शत्रु आक्रमणकारी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। सिकंदर और उसके सेना अधिकारी ये बात भली भांति जानते थे कि झेलम नदी को पार करने से कहीं अधिक कठिन होगा गंगा नदी को पार करना, क्योंकि मगध तक पहुंचने के लिए गंगा नदी को भी पार करना पड़ेगा। यदि आज हम ये छोटा सा युद्ध जीत भी जाते तो भी बड़े युद्ध में हमारी पराजय निश्चित थी। हम युद्ध करने से पूर्व ही उसमें पराजित हो चुके होते और हमारी पराजय के साथ ही असंख्य निर्दोष सैनिक भी मृत्यु को प्राप्त हो गए होते। हाँ, ये सत्य है। आज तक किसी ने मगध पर आक्रमण करने की सोची भी नहीं। किंतु आचार्य, आप तो ये सब जानते थे ना, फिर आपने गंगा के तट के छावनी पर आक्रमण क्यों किया? दुर्धरा, मैं आचार्य की कूटनीति समझ गया हूं। ये युद्ध हमने केवल एक भ्रम उत्पन्न करने के लिए किया है। अब जब धनानंद ने यह देख लिया है कि उसकी प्रमुख छावनी हमारे निशाने पर है, तो अब वो उसकी छावनी को और सशक्त बनाने में जुट जाएगा और अपने सभी प्रमुख संसाधनों को गंगा तक की छावनी पर लगा देगा। एकदम उचित कहा तुमने चंद्रगुप्त। आज के इस आक्रमण ने धनानंद के मस्तिष्क में भय, संशय की भावना को और अधिक प्रबल कर दिया होगा। अब धनानंद वहां हर प्रहर के लिए सुरक्षा चक्र का निर्माण करवाएगा। उसका सारा ध्यान इसी छावनी को और सशक्त करने में लग जाएगा और अब वो वहां पहरे की मीनारें, सैनिकों के लिए शिविर, चिकित्सा घर और शस्त्रागार खड़े करेगा। इसका अर्थ यह है
कि हम शीघ्र ही उस छावनी पे आक्रमण करेंगे और उसे अपने अधीन कर लेंगे। हाँ स्थूल, और इस प्रकार हम कम शक्ति, परिश्रम और संसाधनों के साथ धनानंद की सैन्य शक्ति को विभाजित कर उसके बल को क्षीण कर देंगे। उचित कहा तुमने चंद्रगुप्त। यदि मेरा अनुमान सही है तो कल सूर्यास्त तक धनानंद इस छावनी को पूर्ण रूप से सज्ज कर देगा। उचित है आचार्य। यदि ऐसी बात है तो हम कल रात्रि ही मगध की धरती पर अपना प्रथम आक्रमण करेंगे। और अखंड भारत के सपने को साकार करने की ओर अपना अगला कदम बढ़ाएंगे। जानता हूं कि तुम सोच रही होगी कि मैं रात भर अपने कक्ष में बैठकर इन पत्थरों से स्वर्ण क्यों निकाल रहा हूं, जबकि मेरे परम शत्रु वो चाणक्य और चंद्रगुप्त मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहे होंगे, है ना? कुछ आदतें होती हैं तारा जो कभी नहीं जाती, और ये तो वो आदत है जो मैं चाहकर भी नहीं भुला सकता, क्योंकि ये आदत मेरी प्यारी बहन दुर्धरा से जुड़ी है। आपके भाई सम्राट धनानंद ने आपकी एक मुस्कान के लिए क्या नहीं किया? धरती पाताल आकाश एक कर दी, और उनके प्रेम का ऋण आपने विश्वासघात के साथ चुकाया राजकुमार। अभी अमात्य की बात के विषय में सोच रही हूं। चंद्र, मुझे गलत मत समझना। इस धर्म युद्ध में मैं तुम्हारे पक्ष में हूं और तुम्हारी पत्नी बनने का मुझे कोई दुख नहीं, किंतु एक बात है जो मुझे निरंतर व्यथित करती रहती है। मेरे भाई अपने जीवन में चाहे कैसे भी हो, किंतु मेरे प्रति उनका प्रेम सदैव परिशुद्ध और अथाह रहा, इतना अथाह कि मुझे उनका सत्य ज्ञात होने पर, मेरे उनसे सारे संबंध तोड़ने पर भी उन्होंने हमारी वार्षिक परंपरा का पालन किया। कौन सी परंपरा? हर रक्षाबंधन पर मैं और मेरी बहन ये परंपरा निभाते हैं। तारा, तुम तो दुर्धरा को भली भांति जानती हो। उसे दुर्लभ वस्तुएं कितनी प्रिय हैं। ऐसे ही एक रक्षाबंधन के दिन उसने मुझसे मेरे हाथ से निर्मित आभूषण की मांग की, और उस वर्ष भाई स्वयं अपनी सोने की खान पर गए, जहां उन्होंने एक विशाल पत्थर चुना। कई दिन तक भाई उससे स्वर्ण निकालते रहे और अपने हाथों से निकाले स्वर्ण से उन्होंने मेरे लिए आभूषण बनाया। और उस वर्ष से प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन पर यह हमारी एक विशेष परंपरा बन गई। प्रतिवर्ष दुर्धरा और मुझे रक्षाबंधन की प्रतीक्षा रहती। दुर्धरा अपना मन वांछित आभूषण का चित्र बनाती और मैं अपने हाथों से स्वर्ण निकालकर उसके लिए वही आभूषण बनाता। देखो ना तारा, दुर्धरा और मेरा संबंध कब का टूट चुका है, किंतु ये आदत है कि छूटे ही नहीं। स्वयं को कष्ट क्यों दे रहे हो धनानंद? ये सब करके तुम्हें क्या प्राप्त होता है? तुम देखना,
एक दिन मेरी बहन मेरे पास अवश्य लौटेगी और फिर मैं उसे वो सारे आभूषण दूंगा जो वर्षों से मैं उसे नहीं दे पाया। उस दिलचट्टे ने भले ही मुझसे मेरी सोने की खान छीन ली, मेरी बहन मुझसे छीन ली, किंतु मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं वो सब पुनः प्राप्त कर लूंगा जो उसने मुझसे छीना है। अब पंडित, मुझसे झूठ मत बोलो। अमात्या यहाँ कई दिनों पहले ही आ गए थे और तुम मुझसे कह रहे हो कि वो यहाँ आए नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ना तो यहाँ अमात्या आए और ना तो महारानी तारनी की माँ के लिए महामृत्युंजय यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। क्या बोल रहा है पंडित? हाँ कैव्रत जी, किंतु मुझे एक बात का पता है। कौन सी बात? यही कि इस मंदिर से कुछ दूरी पर मगध सैनिकों के शव मिले थे। वो काम चंद्रगुप्त का था। उसने सैनिकों को मारकर अमात्य को बंदी बना लिया और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि चंद्रगुप्त ये सब इसलिए कर पाया क्योंकि महारानी तारनी ने उसकी मदद की थी। मुझे तुरंत यह जानकारी सम्राट तक पहुंचानी होगी। यदि तारिणी सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र रच रही है तो ये बात मुझे सम्राट को तुरंत बतानी होगी। नहीं, मुझे आवेग से नहीं विवेक से काम लेना चाहिए। यदि बिना किसी प्रमाण के मैंने तारिणी पर इतना बड़ा आरोप लगाया तो सम्राट मुझे ही मृत्यु दंड दे देंगे और तारिणी के इस विश्वासघात का प्रमाण तो स्वयं अमात्या ही देंगे। बस किसी प्रकार मैं अमात्या को चंद्रगुप्त के पंजे से छुड़वा लूं। मेरी बात सुनो दुर्धरा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में धनानंद के लिए आज भी अथाह प्रेम है, किंतु अंतर केवल इतना है दुर्धरा कि धनानंद के लिए प्रेम एक बंधन है, जहां वो चाहता है कि जो उससे प्रेम करता हो वो उसके अनुसार ही रहे। किंतु तुम ऐसे भाई के प्रेम के योग्य नहीं हो दुर्धरा। जानती हो, तुम्हें इससे कहीं अधिक प्रेम करने वाला और प्यारा भाई चाहिए। चंद्र, तुम्हारा इतना साहस कि तुमने मेरी बहन दुर्धरा को रुलाया, वो भी रक्षाबंधन के पर्व पर। स्थूल, भला मैंने कुछ नहीं किया। तुम मुझे केवल एक संकेत दो, मैं अभी चंद्र को सीधा कर दूंगा। स्थूल भद्र जी, मेरी मंशा आपकी बहन को दुखी करने की नहीं थी। किंतु तुम सत्य कह रहे हो या? चलो, अंततः मेरी प्यारी बहन के मुख पे एक सुंदर सी मुस्कान आ गई। चलो चलो महारानी, शीघ्र करो, मुझे शीघ्र ये राखी बांधो। इस मिठाई को रसोई से यहाँ तक लाते वक्त कम से कम 33 बार मेरा मन मचला होगा। आज तुम्हारा भाई तुम्हें ये वचन देता है कि अपनी अंतिम श्वासों तक मैं तुम्हारी हर क्षण रक्षा करूंगा। तुम पर आने वाले प्रत्येक संकट को मुझसे स्थूल भद्र से टकराना पड़ेगा।
और मैं भी वचन देती हूँ कि मैं कभी अपने भाई को दुखी नहीं होने दूंगी और सदैव उसकी इस मीठी मुस्कान को बनाए रखने का प्रयास करूंगी। ये देखो तारा, मेरी बहन को ये उपहार अवश्य पसंद आएगा, है ना? सच धनानंद, तुम्हारा ये व्यवहार मेरी समझ के परे है। कल तक तुम चंद्रगुप्त के लहू के प्यासे थे और आज तुम अपने शत्रु के षड्यंत्र से निश्चिल यहाँ दुर्धरा के लिए अपने हाथों से आभूषण बना रहे हो। सच, तुम इतनी चिंता करती हो तारा। उस चंद्रगुप्त और चाणक्य का प्रबंध तो मैं पहले ही कर चुका हूं। प्रबंध कर लिया? इसका क्या तात्पर्य है? शत्रु का शत्रु मित्र होता है। 1 सप्ताह के भीतर उस तिलचट्टे का शत्रु अर्थात मेरा मित्र अपना प्रतिकार लेने आ रहा है और फिर हम दोनों मिलकर उस तिलचट्टे को परास्त कर देंगे। चंद्रगुप्त से प्रतिकार? कहीं धनानंद का यह नया मित्र सुलुकुस तो नहीं? यदि ऐसी बात है तो मुझे चंद्रगुप्त को तुरंत सावधान करना होगा। प्रतीत होता है कि ये युद्ध अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। तारिणी के संदेश से ये तो समझ आ गया है कि धनानंद की अगली योजना क्या होगी, किंतु मगध पर अंतिम आक्रमण करने से पूर्व हमें कुछ तथ्य स्पष्ट रूप से सुनिश्चित करने होंगे कि क्या वास्तव में धनानंद और सेल्यूकस एक हो गए और सेल्यूकस 1 सप्ताह के भीतर भारत आ रहा है। किंतु हम ये सब सुनिश्चित करेंगे कैसे? तारिणी के कथन के अतिरिक्त हमारे पास और कोई विश्वसनीय सूत्र भी तो नहीं है। पौरव नरेश महाराज मलय केतु ने स्वयं इस तथ्य की पुष्टि की है दुर्धरा। स्थूलभद्र भी कुछ ही समय में प्रमाण लेकर आ रहा होगा। ये तो यवन सैनिकों के शव हैं। हाँ, स्वयं महाराज मलय केतु ने यह बताया कि इन यवन सैनिकों को पौरव सेना ने हिंदुकुश घाटी में मार गिराया। कदाचित ये यवन सैनिक हिंदुकुश घाटी से भारत भूमि में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे होंगे। महाराज मलय केतु ने यह भी बताया है कि उनके गुप्तचरों ने सूचना दी है कि हिंदुकुश घाटी के उत्तरी छोर पर यवन सेना की गतिविधियां बढ़ गई। अर्थात धनानंद और सेल्यूकस ने संधि कर ली, बस इसीलिए वो भारत की ओर बढ़ रहा है। और अब तक तो उन्होंने एक विशाल सेना सज्ज भी कर दी होगी। आचार्य, मेरे विचार से समय आ गया है कि इससे पहले भारत के 2 शत्रु सेल्यूकस और धनानंद एक हो, हमें मगध की धरती पर अपना अंतिम आक्रमण कर धनानंद को उसके सिंहासन से विमुख करना ही होगा। चंद्रगुप्त, हमें जो भी करना है शीघ्र करना होगा, क्योंकि यह समाचार अब शीघ्र ही धनानंद तक भी पहुंचेगा और यह समाचार पहुंचते ही वो अमात्य राक्षस को अवश्य बुलाएगा और तब उसे पता चल जाएगा कि अमात्य राक्षस हमारे पास बंदी है। हाँ आचार्य, अमात्य के लुप्त होने की जानकारी धनानंद तक पहुंचे उससे पूर्व तारिणी को महल से निकालना होगा। एक देश महान बनता है उसके लोगों से, परंतु प्रायः वही लोग अपने देश और उसकी स्वतंत्रता का आकलन कम करने लगते हैं। स्मरण रहे, यह स्वतंत्रता आपकी धरोहर नहीं, ना ही आपकी पैतृक संपत्ति है। यह तो उस अमूल्य पूंजी के समान है जिसे सहस्त्रों लोगों के अथक प्रयास, बलिदान और निस्वार्थ भाव से की गई
सेवा के कारण हमने प्राप्त किया है। इसलिए सदैव अपने देश के प्रति कृतज्ञ और निष्ठावान रहें, क्योंकि देश है तो हम हैं। नीतियां मेरी, नियति आपकी। ये विषकन्याएं कहाँ रह गई? रुको! कौन है जो मेरी दासियों को महल में आने से रोक रहा है? आने दो इन्हें।